Hello everyone, this is Priya Pathak. I welcome you all on amazing platform of Vidya Hut. कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास बेटा जो हम लेकर आए हैं वो स्पेशली लाए हैं क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए और एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जो उन्हें थोड़ा सा टफ सा लगता है, थोड़ा सा चीज़ें उसमें कंफ्यूजिंग लगती है। तो आज मेरे साथ मिलकर हम इन्हीं कंफ्यूजिंग चीज़ों को सॉल्व करेंगे और चैप्टर को इजी बनाएंगे। क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम है लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। हम बहुत अच्छे से जानेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या होता है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये चीज लिविंग है, ये चीज नॉन लिविंग है। क्या हैबिटेट होता है, क्या अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग हैबिटेट होता है, कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग एरिया में एडेप्ट कर जाते हैं, क्या होता है एडेप्टेशन। ये सभी चीजें हम आज के क्लास में जानने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे और इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए तो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, when we look around we find a variety of things like human being, trees, cars, stone, birds, insect, clothes, paper and pencil। कह रहे हैं कि जब हम हमारे आसपास देखेंगे तो हमें बहुत सारी अलग अलग चीजें दिखाई देंगी। कुछ भी चीजें वो हो सकती हैं, आपका पेन हो गया, पेंसिल हो गया, इंसेक्ट हो गई, बर्ड्स हो गए, छोटे छोटे और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी होंगे जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्लॉथ्स है, पेपर है, पेंसिल है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन बीइंग, ट्रीज, बर्ड्स, इंसेक्ट आर लिविंग थिंग्स। इनमें से बेटा ये जो आपके आसपास चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो लिविंग है और कुछ ऐसी हैं जो नॉन लिविंग है। अब बात ये आती है कि मैम व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज नॉन लिविंग। हम कैसे बताएं कि ये जो पेन है ये नॉन लिविंग है और मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं लिविंग हूँ। किस बेसिस पर मैं ये चीज बोल रही हूँ, कैसे मैं लिविंग हूँ, कैसे ये नॉन लिविंग है। इस क्वेश्चन का आंसर आज हम इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। Others like cars, stone, cloths, paper and pencil are non-living। और ये जो और चीजें हैं जैसे कि हमारी कार हो गई, stones हो गए, cloths हो गए, paper, pencil, ये सभी क्या है? ये सभी non-living things है। All living things look different from one another, but they possess some common characteristics that differentiate them from the non-living things। कह रहे हैं जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं ये सभी आपस में अलग होती हैं। हो सकता है कि इनका जो फिजिकल नेचर हो वो सभी का अलग हो, लेकिन जब हम इनको स्टडी करेंगे तो हमें कई सारे ऐसे कॉमन फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं और वो फीचर्स उन लिविंग थिंग्स को लिविंग बना रहे हैं और वो फीचर्स हमें नॉन लिविंग थिंग्स में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम भले आपस में अलग अलग हैं लेकिन बहुत सारे फीचर्स हमारे अंदर ऐसे हैं जो सेम हैं, जिस वजह से हम क्या हैं, जिस वजह से हम लिविंग हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं लिविंग थिंग्स के। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है बेटा। ये टॉपिक को अगर आप अभी समझ लेंगे तो फॉर श्योर आपको आगे चल के लिविंग थिंग क्या होता है ये आपको जानने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा ये कह रहे हैं कि कोई भी लिविंग थिंग्स ले लो, छोटे से छोटा बैक्टीरिया ले लो, बड़े से बड़ा एलिफेंट ले लो, अगर वो लिविंग है तो वो किसका बना हुआ होगा? वो बेटा मेरा सेल का बना हुआ होगा। जी हाँ, हमारी एक सेल थ्योरी भी आई थी जिन्होंने साइंटिस्ट ने बोला था कि जो हमारी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल्स है, सभी किससे बनी हुई है? सभी सेल से बनी हुई हैं। अगर एक बैक्टीरिया है वो जिंदा है तो वो किसका बना हुआ होगा? सेल का बना हुआ होगा। हमें मतलब नहीं है उस बैक्टीरिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, वो बैक्टीरिया के अंदर उससे ज्यादा कोई सेल है या नहीं है, एक ही सेल है या और भी सेल है, ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो जिंदा है, वो लिविंग है, तो वो किसका बना हुआ होगा? सेल का बना हुआ होगा। अब बात आती है कि मैम व्हाट इज सेल? सेल क्या है? तो बेटा जब आप सेल की डेफिनेशन पढ़ेंगे आपकी बुक में तो आपको देखने के लिए मिलेगा
सेल इज अ बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। मैम इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सेल एक ऐसी बेसिक सी चीज है जिससे क्या हो रही है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ की शुरुआत हो रही है। जी हाँ बेटा, भले ही हम एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर टिश्यूज हैं, ऑर्गन सिस्टम है, उसके बाद हमारा एक पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी है। लेकिन जब हमारी शुरुआत हुई थी, हमारी ग्रोथ होना शुरू हुई थी, उस टाइम पर क्या थे, हम एक सिंगल सेल थे। मतलब कि हमारे इस अर्थ पर जो एग्जिस्टेंस आया है वो एक एज अ सिंगल सेल ही आया है। ये मैंने ह्यूमंस का एग्जांपल लिया है, लेकिन कोई भी ऑर्गेनिज्म उठा लो, एनिमल, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, कुछ भी सभी किससे अराइज हुए हैं, एक सिंगल सेल से अराइज हुए हैं। इसलिए हमने सेल को क्या बोला, बेसिक यूनिट बोला है। ठीक है मैम, स्ट्रक्चरल क्यों बोला? क्योंकि बेटा एक सेल के बाद 2 सेल बनता है, फिर 3 सेल, 4 सेल, ऐसे क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, फिर वो टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, उसके बाद हमारी पूरी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बन जाती है। तो हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं क्या हुआ है, हमारी जो पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर मिला है वो कहाँ से मिला है, सेल से मिला है। जब 1 से 2 सेल बने तब क्या हुआ, धीमे धीमे बहुत सारे सेल हुए तो हमें एक टिश्यू का स्ट्रक्चर मिला। देन हमारे टिश्यूज बढ़ते गए, हमें एक ऑर्गन का स्ट्रक्चर मिला। तो हम देख पा रहे हैं हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने में किसका रोल रहा है, हमारे सेल का रोल रहा है। उसके बाद मैम आपने सेल को फंक्शनल व्यू बोला, क्योंकि बेटा जब 1 से 2 सेल बने, 2 से 4 बने, तभी तो टिश्यू बना, और टिश्यू से तभी तो ऑर्गन बना, और जब ये ऑर्गन्स हैं तभी तो हमारी बॉडी में फंक्शन हो रहे हैं, राइट। स्टमक हमारा डाइजेशन का फंक्शन कर रहा है, एंड देन हमारे लंग्स रेस्पिरेशन में हेल्प करा रहे हैं। तो जब ये ऑर्गन्स अलग अलग बने हैं तभी तो फंक्शन हो रहे हैं। और ऑर्गन किसके बने हैं, सेल के बने हैं। तो क्या हम सेल को फंक्शनल यूनिट नहीं बुला सकते हैं? मैम बिल्कुल बुला सकते हैं। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, कि वो किसके बने होंगे, सेल के बने होंगे। सेल क्या होता है, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपकी बुक में एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल दिया है, जिस तरीके से एक पूरे हाउस को बनाने के लिए सबसे बेसिक सी चीज जो हमें चाहिए होती है वो ब्रिक होती है। ठीक है, राइट। एक ब्रिक के बिना हम हमारा हाउस इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से बेटा एक सेल के बिना हम हमारी बॉडी को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अ बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। बिल्डिंग किसकी बनी हुई होती है, ब्रिक्स की बनी हुई होती है। सो ब्रिक इज द यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो हम कह सकते हैं ब्रिक क्या है, ब्रिक बेटा कंस्ट्रक्शन की यूनिट है। सिमिलरली ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ टाइनी सेल्स। उसी तरीके से जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो किसकी बनी हुई होती है, टाइनी सेल की बनी हुई होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। कई प्लांट्स और कई एनिमल्स ऐसे हैं जो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, फिर भी उस सिंगल सेल के अंदर भी सभी काम चल रहे होते हैं। जी हाँ बेटा, भले वो सिंगल सेल होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका अमीबा। अमीबा क्या है बेटा, ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये मत सोच लेना मैम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर टिश्यू नहीं है, इसके अंदर ऑर्गन्स नहीं है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है, तो इसके अंदर चीजें नहीं हो रही होंगी। नहीं बेटा, ये सिंगल सेल है, सिर्फ एक सेल है, लेकिन बेटा ये सभी फंक्शंस करता है। मतलब ये फुल फॉर्म में रहता है कि तो क्या हुआ मैं सिंगल हूँ। ये बेटा रेस्पिरेशन भी करता है, ये डाइजेशन भी करता है, ये सर्कुलेशन भी करता है, ये एक्सक्रीशन भी करता है, और इवन ये रिप्रोडक्शन भी करता है। देख रहे हो सिंगल सेल की ताकत, कि एक अकेला सेल वो सभी फंक्शंस कर रहा है जो हमारी बॉडी में इतने सारे सेल मिलकर कर रहे हैं। इसलिए सेल इंपॉर्टेंट है। They are called unicellular organism। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं उन्हें हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बुलाते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया कुछ इनके एग्जांपल हैं। और बेटा जी ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, हम इन्हें हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसके लिए हमें क्या होती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से हम इन ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी बुलाते हैं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बेटा, अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। Most of the plants and animals we see around us are made up of millions of cells. They
आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम हमारे आसपास देख सकते हैं, क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक सेल के नहीं बने, ये बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बुलाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बुलाते हैं। हमारे आसपास सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिन्हें हम यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बुलाते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी बुलाते हैं क्योंकि उन्हें हम हमारी आंखों से नहीं देख पाते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन दी लिविंग थिंग्स। अभी मैंने आपको बताया कि लिविंग थिंग्स है, उसमें सेल है, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी होगा। देखिए, the cells in the multicellular organisms are organized into the specialized groups that perform the specific functions। क्या कह रहे हैं, देखिए बेटा, सिंगल सेल की अगर हम बात करें तो सिंगल सेल की बॉडी में एक सेल ही क्या कर रहा है, सारे काम करा रहा है। लेकिन अगर हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें बहुत सारे सेल मिलकर काम करा रहे हैं। तो बेटा ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, ये क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल किसी एक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म कराते हैं, और इसी ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बुलाते हैं, टिश्यू बुलाते हैं। यही ऑर्गेनाइजेशन है स्ट्रक्चरल ऑर्गन। ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है, टिश्यू होता है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू, ठीक है। सिमिलर सेल का जो ग्रुप होता है जो क्या कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करा रहा है, उसे हम क्या बुला रहे हैं, टिश्यू बुला रहे हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ टिश्यू टुगेदर परफॉर्म अ फंक्शन, ठीक है। अलग अलग ग्रुप ऑफ टिश्यूज, मतलब ये हो गया 4 सेल ने एक टिश्यू बना लिया, फिर बाकी आपके 10 सेल ने एक टिश्यू बना लिया, तो ये अलग अलग टिश्यू क्या कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। एक टिश्यू बनाने में जो सेल लगे होंगे वो सभी सेल सिमिलर टाइप के होंगे, राइट। आगे आ जाइए। A group of tissue that work together to perform a particular function in the body is called an organ। क्या ऐसा क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रुप टिश्यू का एक ग्रुप होता है, नहीं बेटा, सेल का ग्रुप और बहुत सारे ग्रुप हमारे बॉडी में होते हैं। देखिए, अगर बहुत सारे सेल आपस में मिल रहे हैं तो उस ग्रुप को हम टिश्यू बुलाते हैं, और जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में अपना एक ग्रुप बना लेते हैं तो उसे हम क्या बुला रहे हैं, उसे हम ऑर्गन बुला रहे हैं। क्या बुला रहे हैं, ऑर्गन बुला रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू और ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन। हार्ट, लंग्स एंड आईज आर सम ऑफ द ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। ये कुछ आपके एग्जांपल्स दिए गए हैं ऑर्गन्स के। हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, आईज हो गए, राइट। ये अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो कि किसके बने हुए हैं, अलग अलग ग्रुप ऑफ टिश्यूज के बने हुए हैं। These are made up of different tissues. A group of organs that performs a particular function in coordination with each other is called the organ system। अब आ जाइए बेटा, देखिए, कंफ्यूज मत होना। Group of cell is called tissue. Group of tissue is called organ. Group of organ is called organ system। जब बेटा जी बहुत सारे ऑर्गन्स एक ग्रुप में कंबाइन हो जाते हैं और उन सभी का एक टास्क हो जाता है कि हमें इस फंक्शन को परफॉर्म कराना है, तो इस ग्रुप को हम क्या बुलाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बुलाते हैं। एक एग्जांपल लेती हूँ आपका, मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, हमारा माउथ आता है, हमारा फूड पाइप आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है, अलग अलग ऑर्गन है, और ये अलग अलग ऑर्गन ने एक साथ मिलकर क्या इनको टास्क मिला है, सबने कहा है कि हमें कराना है डाइजेशन, हमें करना है फूड को ब्रेक डाउन, राइट। तो माउथ, स्टमक, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सभी का क्या फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, फूड को डाइजेस्ट कराना। अलग अलग तरीके से सब फूड को डाइजेस्ट करा रहे हैं ये अलग अलग ऑर्गन, लेकिन काम तो इन सभी का एक ही है ना, क्या, फूड को डाइजेस्ट कराना। तो ये क्या है, एक हमारे ऑर्गन्स का ग्रुप है जो क्या कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करा रहा है। इसे ही हम क्या बुलाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बुलाते हैं। एक बार फिर से याद करेंगे, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप क्या बना देता है, एक ऑर्गेनिज्म को बना देता है। जिस तरीके से हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। ऑर्गन्स लाइक माउथ, स्टमक, इसोफेगस। इसोफेगस बेटा हमारे फूड पाइप का बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। लिवर एंड इंटेस्टाइन टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम एंड कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसी का एग्जांपल मैंने दिया था। लिविंग थिंग्स मूव। देखिए बेटा, एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा कि लिविंग थिंग्स के अंदर क्या होता है, सेल होता है। दूसरा हमने देखा लिविंग थिंग्स के अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है।
थर्ड हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी चीज अगर लिविंग होगी तो वो मूव कर रही होगी। मैम ये सुनते ही आप सबके दिमाग में आएगा मैम प्लांट्स तो लिविंग है और प्लांट्स तो मूव नहीं करते हैं। बेटा प्लांट्स मूव नहीं करते लेकिन प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स तो मूव करते हैं। लोकोमोशन नहीं होता है लेकिन मूवमेंट तो होता है बेटा। बताइए होता है या नहीं होता है? मैम बिल्कुल होता है। प्लांट्स में जो ग्रोथ हो रही है बेटा वो भी तो एक मूवमेंट ही है। सन की तरफ प्लांट झुक रहा है तो वो भी तो मूवमेंट ही है या नहीं है? मिमोसा पोडिका जिसे हम टच मी नॉट का प्लांट बुलाते हैं, हमारे टच करते ही वो मूवमेंट शो कर रहा है, क्या वो मूवमेंट नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, तो कितनी भी लिविंग चीजें होंगी, कुछ भी उठा लो, एक्स वाई जेड, बैक्टीरिया ले लो, ह्यूमंस ले लो, एनिमल्स ले लो, इंसेक्ट ले लो, बर्ड्स ले लो और इवन प्लांट्स ले लो, अगर वो लिविंग है तो उसमें मूवमेंट हो रहा होगा। All living things shows the movement. Animals move from one place to another in search of food and shelter and also to escape from their enemies. This movement is called locomotion. जितनी भी living things है सभी क्या कर रही होंगी? सभी क्या कर रही होंगी? मूवमेंट शो कर रही होंगी। एनिमल्स क्यों मूव करते हैं? एनिमल्स को मूव करने के अलग अलग रीजन है। इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड एस्केप फ्रॉम एनिमीज। हमारे फूड के सर्च में, राइट, शेल्टर के लिए जाते हैं, मूव करते हैं। एंड एक और ऑप्शन है जिसका क्या है भाई? एस्केप फ्रॉम एनिमीज। भाई उन्हें हमारे एनिमीज से भी तो बचना है। इस तरीके का मूवमेंट जिसमें क्या कर रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, मतलब कि पूरी की पूरी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है। इस तरीके के मूवमेंट को हम क्या बुलाते हैं? इस तरीके के मूवमेंट को बेटा हम बुलाते हैं लोकोमोशन। ठीक है, प्लांट्स हमारे लोकोमोशन शो नहीं करते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड। बेटा अगर वो लिविंग है तो उसे फूड चाहिए क्योंकि उसे अपना काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। ये जो सेल अभी हमने पढ़ा ना, ये सेल फ्री में वर्क नहीं करता है बेटा, और सभी ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए हैं, तो सभी ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? फूड चाहिए। क्यों चाहिए बेटा? उन्हें अपने बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एट लास्ट एनर्जी चाहिए। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे इंसेक्ट्स हो, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसे क्या चाहिए? उसे फूड चाहिए। कैन वी लिव विदाउट फूड? हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या हम बिना खाने के रह सकते हैं? एक दिन इमेजिन करके देखो, है ना, आपकी अम्मा आपको खाना ना दे, we cannot. We need energy to do various activities like running, reading and writing. हम नहीं रह सकते भाई बिना खाने के, हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म कराने के लिए, जैसे कि रनिंग हो गई, रीडिंग हो गई, राइटिंग हो गई। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? उस खाने से मिलती है जो हम खाते हैं। वी ऑल्सो नीड फूड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर प्रोसेस। और ऐसा नहीं है कि हम फूड इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। बेटा हमें हमारी बॉडी की ग्रोथ भी तो चाहिए, हमें ग्रोथ भी तो करानी है, राइट, हमें हाइट भी तो चाहिए, हमें हमारी पर्सनालिटी भी तो अच्छी करनी है, मेंटल ग्रोथ भी चाहिए, फिजिकल ग्रोथ भी चाहिए, है ना। तो ये कैसे हो पाएगी? जब हम सही हमारी बैलेंस डाइट लेंगे। और क्या चाहिए? रिपेयर्स प्रोसेस। और जो कि क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली सेल्स बन रहे हैं, सेल डैमेज भी हो रहे हैं, तो इसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, इसके लिए भी हमें फूड चाहिए। ठीक है, ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इन by the process of photosynthesis and they are called autotrophs। अब मैम हमारा खाना तो हमारे घर में बन जाता है ना, लेकिन प्लांट्स के घर की किचन कहाँ है? तो बेटा प्लांट्स ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। मैम खुद कैसे बना लेते हैं? बेटा ये सनलाइट का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, और क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट इनकी लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इन सभी का यूज करके ये क्या करते हैं? ये अपना खाना बना लेते हैं। इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट क्या है? एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर और क्लोरोफिल का यूज करके। और इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बुलाते हैं? फोटोसिंथेसिस। ऑल एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। जो कि हम सभी जो ग्रीन प्लांट्स नहीं है, ग्रीन प्लांट्स को छोड़ के जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म है, वो अपने खाने के लिए कहीं ना कहीं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं। जिस तरीके की हम ह्यूमंस, बेटा हम हमारे खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है, या तो हम प्लांट्स खाते हैं या फिर हम अदर एनिमल्स को भी खा लेते हैं, राइट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अदर ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बुलाते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। क्या बुलाते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें, एनिमल्स की बात करें, इंसेक्ट्स की बात करें, तो हम सभी क्या है? हम सभी हेटेरोट्रॉफ्स हैं। और वहीं अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स क्या है? प्लांट्स एक ऑटोट्रॉफिक
ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉफ्स हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। लिविंग थिंग रेस्पायर कह रहे हैं अगर कोई चीज, ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं लिविंग थिंग्स के, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कोई चीज लिविंग है। तो उसके बाद इन्होंने लिखा है कि लिविंग थिंग्स रेस्पायर, अगर कोई लिविंग होगा तो उसकी बॉडी में क्या हो रहा होगा बेटा, रेस्पिरेशन हो रहा होगा, वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहा होगा। मैम व्हाट इज रेस्पिरेशन, देखिए बेटा रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग ये दोनों एक अलग अलग प्रोसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना और ऑक्सीजन को लेना, दिस इज ब्रीथिंग, जिसमें क्या हो रहा है, जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, राइट। अब हमने ये ऑक्सीजन ऐसे ही तो नहीं गई है हमारी बॉडी में, चलो भाई घूम के आते हैं कि बॉडी में क्या चल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, वो जाके कुछ करेगी हमारी बॉडी में। ये ऑक्सीजन क्या करती है, जो हमने खाना खाया है ना उसको ब्रेक डाउन कराने में हेल्प कराती है, और जब ब्रेक डाउन हो जाता है तब हमें उससे एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बुलाते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर इनहेल और एक्सहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग, और ब्रेकडाउन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, तो गैसेस का जो एक्सचेंज होने वाला प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारी ऑक्सीजन को इंटेक कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, ये ब्रीदिंग हो गई। और ब्रीदिंग के बाद क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में गई है ये क्या करेगी, ब्रेक डाउन ऑफ फूड में हेल्प कराएगी, उसके बाद क्या होगा, हमें एनर्जी मिल जाएगी, इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, लेकिन ब्रीदिंग रेस्पिरेशन नहीं होता है। ठीक है, यही बात यहाँ लिखी हुई है। होल्ड योर ब्रीथ फॉर अ फ्यू सेकंड्स, कह रहे हैं हम हमारी ब्रीथ को क्या करना है, हमें थोड़ा सा होल्ड करना है कुछ सेकंड के लिए। कैन यू होल्ड इट लॉन्गर, क्या हम इसको होल्ड कर पा रहे हैं ज्यादा लंबे टाइम के लिए, नो। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ टू लिव, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो ब्रीथिंग कर ही रहा होगा। ऑल लिविंग थिंग्स इनहेल टेक इन ऑक्सीजन, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेते हैं और एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई। उसके बाद आ जाइए, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है बॉडी के अंदर, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से, और ब्रेकडाउन होने के बाद क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर गिवन आउट थ्रू एक्सहेलेशन। ठीक है, एक्सहेलेशन की हेल्प से ही बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, देखो बेटा अब जब रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, तो बेटा वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकल रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि हमने सिर्फ अच्छा ही अच्छा खाया है जिससे हमें एनर्जी मिले, हमने गोलगप्पे भी खाए हैं, हमने मोमोज भी खाए हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिससे हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिला है। तो अब बॉडी क्या करेगी, उसको डाइजेस्ट नहीं करेगी, उसको ब्रेक डाउन नहीं करेगी, उस फूड को क्या होगा, उस फूड को क्या होगा, हमारी बॉडी को एक्सक्रीट करना होगा। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी की बॉडी में क्या होता है, एक्सक्रीशन भी होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो वेस्ट मटेरियल का एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के रिमूव होने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बुलाते हैं, एक्सक्रीशन बुलाते हैं। उसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिविंग थिंग्स हैव डेफिनेट लाइफ स्पैन। देखिए बेटा अगर कोई चीज लिविंग है तो उसका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होगा। मैम व्हाट इज लाइफ स्पैन, बेटा ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेके उसकी डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम क्या बुलाते हैं, लाइफ स्पैन बुलाते हैं। तो बेटा अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका कभी ना कभी बर्थ हुआ होगा, और ये बात भी फिक्स है उसकी क्या होगी, कभी ना कभी डेथ भी होगी, राइट। द टाइम पीरियड फॉर विच एन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स अलाइव इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। आ जाइए आगे चलते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, एक और चीज जैसा कि मैंने बताया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जब हमारे रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो भाई बाकी तो सभी कर रहे होंगे, तो अगर कोई भी चीज लिविंग है तो वो क्या कर रही होगी, रिप्रोडक्शन कर रही होगी। मैम व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एक वो प्रोसेस है जिसमें क्या कर रहा है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने ही जैसे को क्या देते हैं, बर्थ देते हैं। दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। एनिमल्स लाइक काउ कैट गिव बर्थ टू यंग वंस। सभी एनिमल्स ले लो, काउज हैं, कैट्स हैं, ये क्या करती हैं, सभी बर्थ देती हैं यंग वंस को। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज लिविंग है तो वो क्या कर रही होगी, स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्ड कर रही होगी। मैम व्हाट इज स्टिमुलाई, बेटा स्टिमुलाई का मतलब होता है एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट।
जी हाँ, अगर हमारे एनवायरनमेंट में कोई चेंज होगा तो हम क्या करेंगे, उसकी तरफ रिएक्ट करेंगे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका कि हम क्या है, हम हमारे रूम में बैठे हुए, अचानक से हम बाहर गए। बाहर क्या था, बाहर निकला हुआ था सन, हमने ऊपर की तरफ देखा, क्या आप देख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट अचानक से चेंज हुआ, और अचानक से क्या, सन की तरफ तो आप कभी भी देखेंगे आपकी आंखें खुली नहीं रहेंगी। तो ये क्या हुआ, सन एक स्टिमुलाई है। स्टिमुलाई क्यों है? क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंज हुआ है, राइट। और उस स्टिमुलाई की तरफ हमने किया है रिएक्ट। कैसे रिएक्ट किया है? आंखें बंद करके रिएक्ट किया है, राइट। तो कितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सभी क्या करेंगे, स्टिमुलाई की तरफ रिएक्ट करेंगे। बेटा स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है, किसी चीज का फियर हो सकता है ना, कोई चीज हो सकती है, एक्सटर्नल एजेंट हो सकता है। एक और एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए कोई गरम गरम चीज है, आप अचानक से हम आपकी किचन में गए, आपने क्या किया, किसी गरम गरम यूटेंसिल को हाथ लगा लिया, क्या होगा, आपके बिना सोचे समझे हमारा हाथ क्या जाएगा, पीछे जाएगा। क्यों हुआ ये रिस्पॉन्स आपकी बॉडी से? क्योंकि बेटा वो जो गरम ऑब्जेक्ट था ना, उसने एक स्टिमुलाई की तरफ आपकी बॉडी पे वर्क किया, और एज अ जो कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमने क्या किया, उस स्टिमुलाई की तरफ रिएक्ट किया। ठीक है, तो स्टिमुलाई क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो उसे हम क्या बुलाते हैं, स्टिमुलाई बुलाते हैं। स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू विच इट रिस्पॉन्ड। ठीक है, कोई भी चेंज हमारे सराउंडिंग में जिसकी तरफ क्या करता है, वो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है। कुछ भी हो सकता है बेटा स्टिमुलाई। अगर कोई बच्चा, उसके पीछे डॉग पड़ा हुआ है, वो भाग रहा है, तो वो भी एक डॉग उस केस में एज अ स्टिमुलाई वर्क कर रहा है, क्योंकि अगर वो डॉग नहीं होता तो वो बच्चा उस तरीके का रिस्पॉन्स ना दे रहा होता, राइट। तो स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आ जाइए, देखिए बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने बहुत अच्छे से जान लिया क्या होता है। इस चैप्टर का जो दूसरा नाम है हैबिटेट, उसको पढ़ते हैं। हैबिटेट, the place where living organism live is called its their habitat। कह रहे हैं कि हैबिटेट क्या है, हैबिटेट एक वो जगह है जहां पर क्या है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है, राइट। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग हैबिटेट होता है। एनवायरनमेंट, एवरीथिंग सराउंडिंग एंड अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट। अब बात आती है कि मैम एनवायरनमेंट क्या होता है, तो बेटा वो सभी चीजें जो हमारे आसपास होती हैं, और वो सभी चीजें क्या कर रही हैं, हमें अफेक्ट कर रही हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रही हैं, उसे हम क्या बुलाते हैं, एनवायरनमेंट बुलाते हैं। एनवायरनमेंट में दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जो लिविंग चीजें हैं, राइट, और एबायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जो नॉन लिविंग चीजें होते हैं। हमारे ऊपर इफेक्ट बेटा लिविंग चीजें भी डालती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी डालती हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट अभी अभी मैंने आपको बताया। सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर हैबिटेट। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो क्या कर सकते हैं, किसी भी एनिमल और किसी भी प्लांट के सर्वाइवल को अफेक्ट कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड माइक्रोस्कोप्स इन अ हैबिटेट आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। जितनी भी लिविंग चीजें हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, ये सभी क्या है, एनवायरनमेंट के बायोटिक कंपोनेंट हैं। Non-living things like soil, water, air, sunlight, temperature and wind are the abiotic component of the environment। अब देखिए बेटा, हमारे एनवायरनमेंट को लिविंग थिंग्स भी अफेक्ट करती हैं, है ना। जिस तरीके से हमारे आसपास के जो प्लांट्स कैसे हैं, एनिमल्स कितने हैं, लोग कैसे है ना, पीपल्स कैसे हैं अलग अलग, और उसके बाद हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वाटर कैसा है, एयर वहाँ की कैसी है, तो ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ये भी तो हमें अफेक्ट कर रहे हैं। तो हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसके दोनों ही कंपोनेंट हमें क्या करते हैं बेटा, अफेक्ट करते हैं, चाहे वो बायोटिक हो चाहे वो एबायोटिक हो। Biotic component. The biotic component of the environment can be divided into four main groups: producer, consumer, scavengers and decomposers। कह रहे हैं जो बायोटिक ग्रुप्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो मेनली 4 ग्रुप्स में डिवाइड हुए हैं, दैट इज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर बेटा क्या होता है, ऑर्गेनिज्म दैट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। तो बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर बुलाते हैं, जैसे कि हमारे ग्रीन प्लांट्स हो गए, अभी अभी मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सभी क्या है, प्रोड्यूसर हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, ये अपने सर्वाइवल के लिए किसी और एनिमल्स पे या प्लांट्स पे डिपेंडेंट
नहीं है। उसके बाद आ जाइए कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बट कंज्यूम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड कंज्यूमर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके खाने को ले रहे हैं, जो ग्रीन प्लांट ने बनाया है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बुलाते हैं, कंज्यूमर्स बुलाते हैं। ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर, जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी कंज्यूमर हैं। और बेटा कंज्यूमर्स को हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स। प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आते हैं, एनिमल्स दैट ईट ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर बेटा एक वो कंज्यूमर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स को ही इनटेक करते हैं, राइट, और किसी भी ऑर्गेनिज्म को वो नहीं लेते। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपने सर्वाइवल के लिए ग्रीन प्लांट्स को ले रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बुलाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। ये अपना खाना खुद तो नहीं बना रहे हैं, ले तो किसी और का रहे हैं, भले ग्रीन प्लांट्स ही ले रहे हैं लेकिन खाना तो ये किसी और का ले रहे हैं ना। काऊ, हॉर्सेस, गॉट, रैबिट्स एंड ग्रासहॉपर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ हर्बीवोर्स। तो इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर भी बुलाते हैं और हर्बीवोर्स भी बुलाते हैं। तो इसमें हमारे काऊ हो गए, हॉर्सेस हो गए, गॉट हो गए, रैबिट हो गए, ये सभी क्या है, ये सभी बेटा प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर आते हैं। उसके बाद आ जाइए सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर आते हैं हमारे कार्निवोर्स, एनिमल्स दैट ईट द फ्लेश और अदर एनिमल्स एज फूड आर कॉल्ड द कार्निवोर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ऐसे एनिमल्स और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी डाइट के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं बेटा, किसी और ऑर्गेनिज्म को इनटेक करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बुलाते हैं, कार्निवोर्स बुलाते हैं या सेकेंडरी कंज्यूमर्स बुलाते हैं। इसके एग्जांपल हैं स्नेक, फ्रॉग, लिजार्ड, ठीक है, ये किस में आते हैं, कार्निवोर्स के अंदर आते हैं। उसके बाद आ जाइए टर्शरी कंज्यूमर्स, जिसे हम क्या बुलाते हैं, ओमनिवोर। लार्ज एनिमल्स लाइक टाइगर, लायंस, लेपर्ड्स दैट ईट सेकेंडरी कंज्यूमर आर कॉल्ड टर्शरी कंज्यूमर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं बेटा, सेकेंडरी कंज्यूमर है ना, उनको ही खा लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बुला रहे हैं, टर्शरी कंज्यूमर। तो आप देख पा रहे हैं एक पिरामिड टाइप का बन रहा है। प्रोड्यूसर को किसने लिया, प्राइमरी कंज्यूमर ने लिया, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने लिया, सेकेंडरी कंज्यूमर को किसने लिया, टर्शरी ने लिया। उसके बाद अब क्या आ गए, हमारे स्कैवेंजर्स आ गए, राइट। उसके बाद आ जाइए ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन द डेड रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स दैट आर किल्ड बाय द प्रेडेटर आर कॉल्ड स्कैवेंजर। तो स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसको लेते हैं भाई, डेड रिमेन्स होता है एनिमल्स का, या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पहले से मर चुके हैं उनको वो क्या करते हैं, उनको कैच करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बुलाते हैं, स्कैवेंजर्स बुलाते हैं। काइट्स, वल्चर, ये क्या है, ये सभी बेटा स्कैवेंजर्स के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आ जाइए डिकम्पोजर, ऑर्गेनिज्म दैट डिकम्पोज डेड बॉडीज एंड एक्सक्रीट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स टू ऑब्टेन देयर फूड आर कॉल्ड द डिकम्पोजर। ठीक है, डिकम्पोजर का बेटा जनरली काम होता है जितनी भी चीजें ना उसको डिकम्पोज कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना, राइट। जो छोटे मोटे प्लांट एनिमल बचे हुए हैं, जो ऑलरेडी मर गए हैं, है ना, बिल्कुल खराब हो चुके हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, रूटन ऑर्गेनिज्म, इन पर क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं और इनको तब तक तोड़ते हैं जब तक ये बिल्कुल हमारे अर्थ से खत्म नहीं हो जाते। ये ज्यादातर हमारे बैक्टीरियाज होते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, नो ऑर्गेनिज्म कैन लिव इंडिपेंडेंटली। ये कह रहे हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो अकेले रह सकता हो, हम सभी को एक सर्वाइवल के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत है। मतलब एक साइकिल बनी हुई है बेटा, हर ऑर्गेनिज्म एक अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर एंड ऑन द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। प्लांट्स और एनिमल्स कोई भी ले लो, सभी क्या है बेटा, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। दिस इज नोन एज द इंटरडिपेंडेंस, जिसे हम क्या बुलाते हैं, बिकॉज ऑफ द इंटरडिपेंडेंस प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प मेंटेन अ बैलेंस इन द नेचर। और इस इंटरडिपेंडेंस की वजह से क्या हो रहा है, जो प्लांट्स और एनिमल्स है ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं हमारे नेचर में क्या, एक प्रॉपर बैलेंस रखने के लिए। एडेप्टेशन क्या होता है, उसके बाद आ जाइए what do you mean by adaptation? Favorable features present in the plants and animals that help them to survive in a particular type of habitat are known as adaptation. बेटा adaptation का मतलब होता है कि जहाँ का जैसा environment है वहाँ अडेप्ट कर जाना, राइट। अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है जो बहुत कोल्ड एरिया में रह रहा है, तो बेटा ऐसा नहीं है कि उसको वो चीज पसंद ही थी। क्या हुआ था, धीमे धीमे हमारे अर्थ का आपको पता है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो जितने ऑर्गेनिज्म इस बढ़े हुए टेम्परेचर में रह गए
वो तो इस अर्थ पर है, वो सरवाइव कर गए, मतलब वो अडेप्ट कर गए, और जो अडेप्ट नहीं कर पाया वो इस अर्थ से एक्सटिंक्ट हो गया, राइट। तो अडेप्टेशन का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जहां हम रह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वहां के टेम्परेचर, वहां के वाटर, वहां की एयर को हम क्या कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद क्या लिखा हुआ, काइंड्स ऑफ हैबिटेट। तो बेटा हमारे आसपास अलग अलग तरीके के हैबिटेट्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल हो गया, एक्वाटिक हो गया। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट द ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटेट आर कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल। तो वो ऑर्गेनिज्म बेटा जो लैंड पर रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बुलाते हैं। इसके एग्जांपल्स में देख लो, काऊ, डियर, टाइगर्स, लायंस, ठीक है, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आ जाइए डेजर्ट। डेजर्ट्स आर यूजुअली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट टाइम। डेजर्ट्स की अगर बात करें तो बेटा डेजर्ट्स क्या होते हैं, डे टाइम में बहुत ज्यादा हॉट होते हैं और नाइट टाइम में ये कोल्ड हो जाते हैं। दे गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। यहाँ पर बारिश बेटा बहुत बहुत बिल्कुल ना के बराबर होती है। सो देयर इज अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन दी डेजर्ट। तो जिस वजह से जो पानी होता है यहाँ पर बहुत ज्यादा कम प्रेजेंट होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव इन डेजर्ट। फिर भी देखो इतने कम पानी में भी बहुत सारे एनिमल्स, जैसे कि कैमल हो गया, कैक्टस हो गया, ये कुछ ऐसे एनिमल्स और ऐसे प्लांट हैं जो क्या कर रहे हैं, इतने कम वाटर में भी सरवाइव कर रहे हैं। मतलब कि इन्होंने इतने कम वाटर में रहने के लिए अडेप्ट कर लिया है, राइट। कैमल कैसे करता है बेटा, जो कैमल की यूरिन होती है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होती है, तो उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा पानी रिमूव होता ही नहीं है, तो उसे इतनी ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती नहीं है। उसी तरीके से कैक्टस प्लांट में स्पाइन्स पाई जाती हैं। तो ये क्या है, ये सभी एडेप्टेशन है। तो ये था बेटा आपका क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। हमने क्या किया है, हमने चैप्टर को बहुत डिटेल में इसको पूरा पढ़ा है, समझा है। होप सो आपको चैप्टर सभी को समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगी। जो कि हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। अब हम मिलेंगे हमारे किसी और नए क्लास में, जिसमें हम क्या करेंगे, किसी और नए चैप्टर को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।